प्रशासन के दावे और भ्रष्ट तंत्र पर कड़ा प्रहार। क्या वाकई बिहार से करप्शन का दीमक साफ होने वाला है? क्योंकि पटना से लेकर छपरा तक इस वक्त सिर्फ दो ही शब्दों की गूंज सुनाई दे रही है, क्राइम और करप्शन पर सीधा प्रहार। बिहार में इन दिनों सरकारी बाबुओं और टेंडर माफियाओं की रातों की नींद उड़ी हुई है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी कि एसवीयू की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा दिया। एक तरफ पटना की श्री कृष्ण बिहार कॉलोनी में टेंडर घोटाले के आरोपी पवन कुमार के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, तो दूसरी तरफ दो आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा पर शिकंजा कसा जा चुका है। खबर है कि कार्रवाई से पहले ही ये साहब लोग फरार हो गए। खेल सिर्फ यहीं तक नहीं सीमित है। टेंडर घोटाला मामले में बड़े आईएएस अधिकारी संजीव हंस की मुश्किलें भी अब चरम पर है। एसपीयू ने उनके दफ्तर और आवास दोनों जगहों पर समन भेजकर आमने सामने की पूछताछ के लिए तलब किया। भले ही संजीव हंस ने 4 पन्नों की चिट्ठी लिखकर खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन कानून के हाथ उनके गिरेबा तक पहुंच चुके। और उधर पिछले 10 सालों से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी के अध्यक्ष पद पर जमे आईएएस आनंद किशोर को भी पद से हटा दिया गया। यानी टेंडर माफिया ऋषुश्री के मुंह खोलते ही बिहार की ब्यूरोक्रेसी में भूचाल आ गया। लेकिन इस बीच छपरा से बिहार के लिए एक बड़ी और सकारात्मक तस्वीर भी सामने आई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छपरा से आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और इसी मंच से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हुंकार भरते हुए अपराधी और भ्रष्टाचारियों को 2 टूक चेतावनी दी कि सम्राट चौधरी ने कहा है बिहार में अपराध जड़ से खत्म कर देंगे, उद्योगों का जाल बिछाएंगे और याद रहे पुलिस पर हमला करने वालों सीधे एनकाउंटर किया जाएगा। एक तरफ मुख्यमंत्री का जीरो टॉलरेंस का संकल्प है, दूसरी तरफ सिस्टम में बैठे वो सफेद पोश बाबू जो राजस्व को चूना लगा रहे हैं। ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या आईएएस अधिकारियों पर हो रही ये बड़ी कार्रवाई बिहार में प्रशासनिक शुचिता की नई शुरुआत है? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं और आईएएस स्तर के अधिकारी टेंडर माफियाओं के साथ मिलकर घोटाले करें, तो सरकार को कठोर कार्रवाई के लिए एक उदाहरण पेश करना होता है। क्या बिहार में वही उदाहरण पेश किया जा रहा है? और अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बुलडोजर छापेमारी वाली नीति क्या बिहार वाकई बदल रहा है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की नंबर 1 बहस। क्राइम करप्शन पर प्रहार, क्या बढ़ेगा बिहार? लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आईएएस योगेश कुमार सागर फारबिसगंज में एसडीओ रहे, भागलपुर नगर निगम में नगर आयुक्त बने, बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी भी रहे, साथ ही समाज कल्याण विभाग में निदेशक का पदभार भी संभाला। आईएएस अभिलाषा शर्मा सीतामढ़ी की जिलाधिकारी रहीं, वित्त विभाग में संयुक्त सचिव रह चुकी हैं, जीविका परियोजना में वरिष्ठ प्रशासनिक जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं। अब बिहार के सबसे बड़े टेंडर घोटाले में इन दोनों घुसखोर और भ्रष्ट अफसरों को निलंबित कर दिया गया है, पर इनके भ्रष्टाचार की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। शुक्रवार को भी एसवीयू की टीम ने योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा के साथ ही टेंडर घोटाले के मास्टरमाइंड ऋषुश्री के करीबी पवन कुमार के ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। टेंडर घोटाला मामले में सरकारी बाबुओं पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। एसवीयू की टीम ने इसके अलावा 2 और आईएएस अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा है। एसवीयू ने संजीव हंस के ऑफिस और आवास दोनों जगह नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए हाजिर होने का आदेश दिया है। तो वहीं टेंडर माफिया ऋषुश्री के खुलासे के बाद बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हुई है। आनंद किशोर को बीएसईबी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। बता दें कि पिछले 10 साल से आनंद किशोर बीएसईबी के अध्यक्ष थे और घोटाले में नाम आने के बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। हालांकि वे अभी भी वन एवं पर्यावरण विभाग में एसीएस के पद पर बने हुए हैं। एसवीयू के ताबड़तोड़ एक्शन से संदेश साफ है कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
बिहार में क्राइम और करप्शन को लेकर अब सरकार कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में कतई नहीं है। टेंडर घोटाले के मास्टरमाइंड ऋषुश्री से भी एसबीयू की टीम लगातार 3 दिन से पूछताछ कर राज उगलवाने की कोशिश कर रही है। देखना होगा कि जांच की आंच और कहां तक पहुंचती है। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो क्राइम करप्शन की बात हो रही है और सीएम सम्राट लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार में क्राइम करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल भी हैं। सीधे सवालों पर आते हैं। सवाल है कि टेंडर माफिया पर शिकंजा क्या सरकार ने उदाहरण पेश करने की कोशिश की है? यह अच्छा उदाहरण है। सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या आईएएस अधिकारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई से जनता के बीच पॉजिटिव मैसेज जा रहा है? क्या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बुलडोजर छापेमारी वाली नीति से बिहार बदलेगा? एसबीयू की कार्रवाई बिहार में प्रशासनिक शुचिता की क्या नई शुरुआत है? क्राइम करप्शन पर प्रहार, क्या बिहार बढ़ेगा आगे? मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से हमारे साथ नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं, जेडीयू से किशोर कोड़ाल जी जुड़ रहे हैं, इसके अलावा आरजेडी से अजय यादव जी थोड़ी देर में जुड़ेंगी, कांग्रेस से असितनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार के लाल जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत असितनाथ तिवारी जी आपसे। ये जो ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, जो आरोपी है टेंडर घोटाले का योगेश कुमार सागर, वो फिलहाल फरार चल रहा है, निलंबित कर दिया गया है। संजीव हंस समन भेज दिया गया, पूछताछ के लिए तलब किया गया है। आनंद किशोर 10 साल बाद बीएसईबी के पद से हटा दिया गया है। ऋषुश्री रिमांड पर है, लगातार राज खोल रहा है। और जो पवन कुमार है, एक और आईएएस, उसके ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। इस कार्रवाई से खुश हैं आप? संतोष जी, आपने देखा होगा कि लगातार 2 वित्तीय वर्षों में सीएजी ने घोटालों की आशंका जताई। एक वित्तीय वर्ष में 70,000 करोड़, दूसरे वित्तीय वर्ष में 91,000 करोड़। और आपको जानकर हैरानी होगी, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, कोई हिसाब नहीं मिला है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ऋषुश्री मामले में जब तक नीतीश कुमार जी ऋषुश्री का मामला कोई 8 दिन पहले का तो है नहीं, जब तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे कोई एक्शन नहीं हुआ। सारे लोग चिल्लाते रहे कि भाई टेंडर घोटाला हुआ है, टेंडर घोटाला हुआ है, ऋषुश्री तय कर रहा है कौन किस जिले का डीएम होगा, कौन आईएएस किस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर होगा, कौन एसीएस बनेगा, ये ऋषुश्री तय कर देता था। तय किसको करना चाहिए था? सीएम को। तय कर रहा था ऋषुश्री। हम लोग चिल्लाते रह गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब नीतीश कुमार जी हटे हैं तब जाके कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन सीएजी ने जिन घोटालों की आशंका जताई उस पर सारे लोग कुंडली मार के बैठे हुए। क्यों बैठे हुए? क्योंकि घोटालों में सबकी संलिप्तता बराबर की है। और ऋषुश्री के मामले में सीधे नीतीश कुमार जी पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है कि अब नीतीश कुमार जी कुछ ना बोल सके। नीतीश कुमार जी बिल्कुल भाजपा के सामने घुटने टेक कर रहे हैं और उनको यह मैसेज दिया जा रहा है। देखिए, उनके जितने नाम आ रहे हैं बड़े अधिकारियों के, इन पर किनकी मेहरबानी थी? सीधे नीतीश कुमार जी की मेहरबानी थी। नीतीश कुमार जी के कृपा पात्र ऑफिसर्स के ही नाम आ रहे हैं। मतलब साफ है कि इन घोटालों के, इस भ्रष्टाचार के तार नीतीश कुमार से जुड़े हुए हैं या फिर नीतीश कुमार जी के संरक्षण में ये सारे धतकर्म हुए हैं। तो एक कोशिश हो रही है गठबंधन में ही नीतीश कुमार जी पर शिकंजा कसने की, ताकि जदयू पर पूरी तरह से शिकंजा कस लिया जाए और जदयू को अपने नियंत्रण में ले लिया जाए। आपने अभी भी कहा कि विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि टेंडर में घोटाले हो रहे हैं, ऋषुश्री आईएएस के तबादले अपनी इच्छा के अनुसार करा रहा है। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है, 2023 में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज कराने वाली एक महिला थी, विपक्ष के किसी व्यक्ति की ओर से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। देखिए, लगातार, एक बार दो बार नहीं, लगातार इस पर बातचीत की गई है। राजभवन तक को लिखा गया है, राजभवन तक को ऋषुश्री के मामले में लिखा गया है। ऐसा नहीं है। और जब 2023 में एफआईआर दर्ज हुई तो 2026 तक आप क्या कर रहे थे? नीतीश कुमार जी के हटने का इंतजार, यही तो सवाल है सर। और इसीलिए तो बात समझ में आती है कि ऋषुश्री को नीतीश कुमार जी का संरक्षण हासिल था और इसीलिए उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। और अब जब नीतीश कुमार जी के पर शिकंजा कसने के लिए ऋषुश्री एक जरिया मिल गया है तो कार्रवाई की जा रही है कि जदयू पूरी तरह से सरेंडर मोड में रहे। नीरज भी, ये जेडीयू पर शिकंजा कसने का आरोप लगाया जा रहा है कि जेडीयू नीतीश कुमार जी को कैसे आप कंट्रोल में करें, दरअसल इसको लेकर यह कार्रवाई है।
देखिए विरोध में है, उस तरह की भाषा बोलेंगे, चित भी मेरी पट भी मेरी चाहते हैं, वो चलेगा नहीं। दरअसल बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार पर लगाम इस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है। यह माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण है कि बिहार में वो जीरो करप्शन, जीरो टॉलरेंस की जो हमारी नीति है उस पर वो काम करना चाह रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं और इससे कोई समझौता नहीं। कोई भी अपराधी, भ्रष्टाचारी कितना भी रसूख वाला क्यों न हो, चाहे वो सरकार में शामिल क्यों न हो, किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। एक एक करके सब पे लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है और इसका सबसे बड़ा जो लाभ होगा आने वाले दिनों में वह देखने को यह मिलेगा कि किसी भी राज्य की तरक्की के लिए वहां का अपराध का कम होना और भ्रष्टाचार का कम होना यह बहुत आवश्यक होता है। तभी वह उद्योग और उद्योगपतियों को आकर्षित करता है, निवेश को आकर्षित करता है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कदम से बिहार में निवेश आकर्षित होगा, उद्योग बिहार में लगेंगे, उद्योगों का जाल बिछेगा और बिहार एक विकसित राज्य बनेगा। जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि देश को 2047 तक विकसित राज्य बनाना है, उसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि अपराध और भ्रष्टाचार पर नकेल कसा जाए। और इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी कठोरता के साथ कदम बढ़ा चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अपराधी बिहार छोड़कर भाग रहे हैं। हर तरह के अपराध में बिहार में लगा विरोधी भले हल्ला करते रहे, उनका काम विरोध करना है, विरोध करेंगे, लेकिन वास्तविकता है कि पुलिसिया कार्रवाई 48 घंटे के अंदर देखने को मिलती है। हर तरह के अपराध में बिहार में कमी आई है। अपराधी बिहार छोड़कर भागने को मजबूर है, चाहे सरेंडर कर रहे हैं, चाहे पकड़े जा रहे हैं, चाहे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उन पर कार्रवाई हो रही है, और चाहे रिसु सिन्हा जैसे पहुंच वाले रसूख वाले भ्रष्टाचारी हों। अब देखिए किस तरह से उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो ब्यूरोक्रेट शामिल रहे, इंजीनियर शामिल रहे, सब पे कार्रवाई देखने को मिल रही है। स्पष्ट प्रमाण अपने आप में है कि सरकार किसी चीज को छिपा नहीं रही है और जीरो टॉलरेंस की जो नीति हमारी है उस पर लगातार हम काम करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा संकल्प एक ही है, बिहार को विकसित राज्य बनाना, और वह हम बनाकर रहेंगे। और इसके लिए मैं पुनः दोहराता हूं कि यह सबसे आवश्यक है कि उद्योगपति बिहार में अपने आप को आने में सुरक्षित महसूस करें, महिलाएं यहां सुरक्षित महसूस करें। जब तक महिलाओं को उस तरह का वातावरण नहीं मिलेगा, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, और जब महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी तो बिना महिलाओं की भागीदारी का कोई भी समाज विकसित हो नहीं सकता। तो इसलिए ये बिल्कुल आवश्यक कदम है जो माननीय सम्राट चौधरी जी ने उठाया है, और ये बिहार के हित के लिए है। बिहार को एक खुशहाल राज्य, एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। सवाल ये पूछा गया कि मामला ये 2023 में दर्ज कराया गया, एक महिला के द्वारा ये मामला दर्ज कराया गया और कार्रवाई होते होते 2026 हो गया। जी नहीं, ऐसा बहुत सारे मामलों में आप देखते होंगे, पुलिस पहले साक्ष्य इकट्ठा करती है, ईडी एसयूवी का एक्शन होता है तो पहले विजिलेंस साक्ष्य इकट्ठा करती है, और साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद तो इस तरह की जब जहां बड़ी कार्रवाई करनी होती है थोड़ा वहां साक्ष्य इकट्ठा भी किया जाता है, ताकि ऐसे ही कोई कार्रवाई नहीं हो। आपको पता होगा जिस मामले में ईडी वगैरह इन्वॉल्व होता है तो ईडी बिना साक्ष्य का कहीं भी कार्रवाई जल्दी नहीं करता है, और बहुत पुख्ता साक्ष्य पहले हासिल करता है तभी कार्रवाई करता है। इस केस में भी मुझे लगता है कि वही हुआ है, पुख्ता साक्ष्य हासिल हुआ है, इस पूरे सरकार की संकल्पता है कि लगातार तेजी से कार्रवाई देखने को लगातार, इसलिए तो लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है ना, चाहे वो आईएएस अफसर हो, आईपीएस हो, इंजीनियर्स हो, ठेकेदार हो, सबके यहां कार्रवाई हो रही है, लगातार जब्ती भी हो रही है, लगातार जब्ती भी हो रही है, और जनता के धन को सुरक्षित किया जा रहा है। अब जनता का एक भी पैसा कोई भी ठेकेदार या अफसर मिल करके उसका बंदरबाट नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री का ये बड़ा सत्ता पक्ष का आरोप है, सत्ता पक्ष का आरोप है, एक तरफ लगातार कार्रवाई चल रही है, ऋषुश्री जैसे टेंडर घोटाला के जो मुख्य आरोपी हैं, आईएएस पर कार्रवाई चल रही है। मैंने आपके जुड़ने से पहले वो नाम भी पूरी लिस्ट बताई कि किस किस पर क्या क्या कार्रवाई चल रही है, लेकिन आरजेडी बंगला और सुरक्षा इन्हीं मुद्दों में फंस कर रह गई है। सुरक्षा में फंस करके नहीं रह रही है। हम लोग विपक्ष हैं और लगातार विपक्ष के जो भी मुद्दे होते हैं हम लोग उसको उठाते रहे हैं। जहां जहां सरकार विफल रहती है हम लोग उन मुद्दों को उजागर करते हैं। मैं तो सुन रही हूँ जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं 20-21 साल पहले, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। क्या जीरो टॉलरेंस का परिणाम दिख रहा है? 20 सालों में जितना क्राइम बढ़ गया, जिस तरह से बच्चियां असुरक्षित हो गई, बलात्कार रेप करके फेंक दिया जाता है, किसी का आंख फोड़ दिया जाता है, किसी के को बलात्कार के बाद मार भी दिया जाता है, बालिका गृह कांड जैसा कांड हुआ। अभी रिसेंटली वो नीट वाली बच्ची भी सुसाइड कर ली। तो जिस तरह से अभी फेक एनकाउंटर हुआ, तो अगर ये जीरो टॉलरेंस एक 20 साल 21 सालों से चल रहा था, तो आखिर इतना क्राइम बढ़ कैसे गया?
ये तो सवाल है ना। अब गिने चुने लोगों पे अगर ये कार्रवाई करती है तो क्या उसे करप्शन बंद हो जाता है? ब्लॉक पे चले जाइए, क्या वो करप्शन का अड्डा नहीं है? थाना पे चले जाइए, क्या वहां घूसखोरी नहीं होती? क्या माफियाओं का राज नहीं है? हर माफिया, अब तो कोचिंग माफिया भी सामने आ गया है जो गोली बंदूक करती है। तो आखिर जीरो टॉलरेंस करते 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 आपने शराब माफिया बना दिया, जीरो टॉलरेंस का राग अलापते हुए भू माफिया बना दिया, और हाल फिलहाल में कोचिंग माफिया, या कोचिंग वालों ने गोली बंदूक हत्या तक हो गई। अब ये जीरो टॉलरेंस की कौन सी नई गाथा ये करेंगे? जीरो टॉलरेंस तो कहीं पे है नहीं। करप्शन फ्री तो बिहार हुआ नहीं, करप्शन मुक्त तो हुआ नहीं, बल्कि इतना ज्यादा करप्शन और इतने ज्यादा अपराध यहाँ पे बढ़ गए कि अगर उसको गिना जाए तो संभव नहीं है कि हम लोग गिन भी सके। किशोर जी, क्या गिने चुने लोगों पर ही कार्रवाई हो रही है जैसा एचजेजी आरोप लगा रही है? और गिने चुने लोगों में जो आईएएस हैं, योगेश कुमार सागर उनका नाम आ गया, अभिलाषा शर्मा जो निलंबित कर दी गई हैं उनका नाम आ गया, संजीव हंस उनका नाम है, आईएएस आनंद किशोर उनका नाम है, और एक ये जो पवन कुमार है निदेशक एमएस मातृत्व इंफ्रा, इनके ठिकानों पर भी छापेमारी। अगर ये गिने चुने लोग हैं और इतने बड़े पावरफुल लोग हैं तो फिर ये गिने चुने लोगों पर ही कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, मैं सुन रहा था विपक्ष के हमारे दोनों साथियों ने बोला है, और आसिफ नाथ तिवारी जी का तो मैं समझ रहा हूँ, तिवारी साहब का तो होमवर्क ही बेहद कमजोर है। इन्होंने दो बातें मुख्य तौर पे कही। पहली बात, इन्होंने कहा कि सीएजी में 72,000 करोड़ या 91,000 करोड़ का घोटाला है। मैं स्पष्ट कर दूं, सीएजी का रिपोर्ट पीएससी में पेश होता है। ये अपने पार्टनर आरजेडी के भाई वीरेंद्र जी से कभी पूछने का साहस करेंगे कि क्या पीएससी ने इन राशियों को घोटाला के स्वरूप में ढाल दिया है या घोटाला साबित कर दिया है? तो मैं समझता हूं कि इन लोगों का आधा होमवर्क है एसी डीसी बिल का सामंजस्य स्थापित करना। ये दशकों से होता आ रहा है, हर स्टेट में ये मामला बनता है, फिगर भले अलग अलग हो, लेकिन हर स्टेट में एसी और डीसी बिल यानी यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के जमा करने की तिथियां बदलती रहती है और लोग जमा करते हैं। बिहार में भी वही हो रहा है, एक रूटीन प्रक्रिया है, और मामला पीएससी के पास है। पीएससी ने कहीं से भी इसे घोटाला नहीं माना है। जो 72,000 करोड़ ये बता रहे हैं वो घट के आज के डेट में 18,000 करोड़ हो गया है। यानी लगातार अधिकारी राशि का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने रिसोश्री को लेके की, ये बता रहे हैं कि नीतीश जी जब तक सीएम थे रिसोश्री पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन्हें मैं बता दूं, रिसोश्री पे पहला रेड भी हुआ था 2024 में ही, ईडी ने रेड किया था, और ईडी ने विदाउट स्टेट गवर्नमेंट के कन्विंस किए हुए, विदाउट स्टेट गवर्नमेंट को एनओसी लिए हुए कभी ईडी रेड नहीं करती है। बाद में एसबीयू ने रेड किया था। ये स्पष्ट है कि बिहार सरकार करप्शन के मामले में आज से ही नहीं, 2005 के बाद लगातार हमेशा से सीरियस रही है, और इसी का नतीजा है कि दर्जनों आईएएस आईपीएस या फिर यूं कहें तो पॉलिटिशियंस को जेल जाना पड़ा है। आज योगेश कुमार सागर जी की बात हो रही है, आज अभिलाषा शर्मा जी की बात हो रही है। एक दौर था जब एसएम राजू भी जेल गए थे, एक दौर था जब सेंथिल कुमार जी के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी। तो ये हमेशा से होता आया है, और यहाँ पे अधिकारी हो या मंत्री हो, जिसने क्राइम या करप्शन की तरफ अपने कदम को बढ़ाया, सरकार ने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है। आज भी अगर करप्शन की बात करें तो विजिलेंस का रिकॉर्ड बताता है कि देश के टॉप 3 एक्टिव स्टेट में बिहार आता है, जहां पे विजिलेंस एक्टिविटीज होती है, यानी जो करप्शन करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हमने उनके संपत्तियों को जब्त किया है। नारायण मिश्र जैसे आईपीएस जो डीजीपी हुआ करते थे, उनकी भी संपत्ति जब्त की गई। आजकल भी देखा होगा आपने, रिपोर्ट आया है कि एक अधिकारी की संपत्ति जब्त की गई है। तो ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। रही बात रिसोश्री, जैसे 10 रिसोश्री भी आके नीतीश कुमार जी के साख को खराब नहीं कर सकते हैं। रिसोश्री का वही अंजाम होगा जो बाकी लोगों का हुआ होगा, यानी जिसने भी अधिकारियों के साथ मिली भगत करके पब्लिक मनी को मिस यूटिलाइज करने का साहस करेगा, वो जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। और ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, चाहे क्राइम हो, करप्शन हो, हर मामले में बिहार की सरकार ने, चाहे वो नीतीश जी का पीरियड हो या अभी सम्राट जी के पीरियड में हो, समान विचारधारा के साथ और समान इंटेंसिटी के साथ कार्रवाई करने का काम किया है। और इसी का नतीजा है कि एक बेहतर माहौल में हम लोग बिहार को चला रहे हैं। ठीक, अब मैं केके लाल जी की तरफ जा रहा हूं। केके लाल जी, विपक्ष का आरोप यह है कि 2023 में एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला 2026 में जाकर इस पूरे मामले का खुलासा होता है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि कार्रवाई 2024 से ही शुरू हो गई थी। रिशुश्री पर पहली जो रेड ईडी ने डाली वो 2024 में डाली और तब से ही शिकंजा कसा जा रहा है।
इस पूरे मामले में अगर देखा जाए, एफआईआर भी इन्हीं के समय में दर्ज हुई, कार्रवाई भी एनडीए के ही समय में हो रही है, और जितने भी आईएएस अधिकारियों का नाम इसमें आ रहा है सब पर कार्रवाई हो रही है। फिर क्या इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश हो रही है जैसा विपक्ष कह रहे हैं? क्या गोल गोल घुमाने की कोशिश हो रही है, या जो कार्रवाई चल रही है उससे आप संतुष्ट हैं? तो बिल्कुल संतुष्ट होना चाहिए। कम से कम कार्रवाई तो शुरू हुई। एफआईआर 2 साल पहले था, कार्रवाई स्टार्ट हुई, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन मैं एक दो बात की ओर आपका इशारा करना चाहता हूं कि आप एक देखिए कि रिशु श्री किंग पिन है, ठीक। रिशु श्री को 28 मई को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक, और पुलिस रिमांड पे लिया जाता है 16 मई को, 20 दिन के बाद। इतने बड़े अगर किंग पिन है तो कोर्ट क्यों नहीं गया? पुलिस रिमांड अभी तक क्यों नहीं है? अभी रिमांड शुरू हुआ है 3 दिन पहले, और दोनों आईएएस अधिकारी फरार हैं। आप बताइए, दोनों आईएएस अधिकारी अगर निलंबित हुए हैं तो निलंबन के दौरान किसी भी अधिकारी को मुख्यालय में रिपोर्ट करना होता है। अब वो फरार हो गए, क्यों नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं? ये तो सरकार की जिम्मेदारी थी। ठीक है, एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन अभी जो हो रहा है, जैसे पूछताछ हुई फिर रेड स्टार्ट हो गया, अभी भी रेड चल रहा है, पूछताछ की जा रही, पूछताछ के लिए इनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही। तो ये दोनों फरार कहाँ हो गए? दूसरी बात, संजीव हंस के बारे में कहा जा रहा है कि संजीव हंस को पकड़ा गया, जेल गए, सस्पेंड हुए, सस्पेंशन के बाद आए तो सस्पेंशन रिवोक हो गया, फिर पद पे तैनात हो गए, फिर जो है मामले में आ गए तो फिर फरार हो गए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस पे गौर करने की बात है कि जब किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसका फॉलो अप एक्शन कैसा होता है। ताजा उदाहरण हम संजीव हंस का देखिए। संजीव हंस आए और फरार हो गया, और वो जो लिख रहे हैं, आवेदन लिख रहे हैं, उस पे एसबीयू पे ही सवाल उठा रहे हैं। तो उस अधिकारी के हिम्मत की दाद देनी होगी कि जो अधिकारी जेल में था, जेल से छूट के आया, फरार है, और वो एसबीयू पे सवाल उठा रहा है। ये कहीं ना कहीं कुछ चीजों की ओर इशारा कर रहा है। अब आप देखिए आनंद किशोर के मामले में, आनंद किशोर के ऊपर कार्रवाई हो रही है। पता चला है कि वो लंबी छुट्टी पे चले गए। जो ही भनक उन्हें लगा कि ये रिशु श्री वाला मामला उजागर हो रहा है तो वो लंबी छुट्टी पे चले गए। मेरी जानकारी के अनुसार से वो देश में नहीं है। तो इस तरह से अगर होता है कहीं पे तो ये ठीक है, एफआईआर देर से, लेकिन अभी कार्रवाई हो रही है। सम्राट चौधरी जी अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो इस पे निश्चित रूप से उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और मेरा ये कहना है कि अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई हो तो पूरे सबूत के साथ हो, कार्रवाई होनी चाहिए, आरोप पत्र दाखिल करना चाहिए। तो इस तरह से मैं आपको एक घटनाक्रम की चर्चा कर रहा हूं। जब चारा घोटाले का मामला था तो उस वक्त ज्वाइंट कमिश्नर थे यूएन विश्वास सीबीआई के, तो वो हमेशा उनके साथ शाम को पत्रकार लोगों की बैठक होती थी। तो एक बार हमने ये पूछा कि आप ये जो कर रहे हैं इससे कुछ होगा, ये तो बड़े पावरफुल लोग हैं, मुख्यमंत्री है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम याद रखना, जो मैं चार्जशीट बना रहा हूं, मैं इसके बाद रिटायर हो जाऊंगा, चला जाऊंगा, लेकिन ये चार्जशीट जिस तरह से दाखिल हुआ है उसमें लालू यादव और उसके सगे संबंधी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, वो निकल नहीं पाएंगे। आज मुझे वो बात याद आ रही है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई भी करप्ट अधिकारी हैं तो उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना चाहिए, आरोप पत्र पूरे पुख्ते आधार पे करना चाहिए, स्पीडी ट्रायल किया जाना चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर सजा मिलेगी, जैसे मैंने संजीव हंस के मामले में तुरंत आप उनको सस्पेंशन, ऐसी क्या हड़बड़ी थी भाई? पूरे मामले की जांच पड़ताल करो। तो कहीं ना कहीं कोई लॉबी है जो किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। जेल से छूटे तुरंत आके ज्वाइन कर लिए, फिर मामला उजागर हुआ, फिर भाग गए। तो ये नुका छिपी का क्या खेल चल रहा है? तो ये पे सरकार को बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, सशक्त कार्रवाई की जानी चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई। योगेश कुमार सागर है, अभिलाषा शर्मा है। नीरज जी, ये योगेश कुमार सागर हैं, अभिलाषा शर्मा हैं, संजीव हंस हैं, आनंद किशोर हैं, ये कहां गायब हैं? अगर ये इनका सस्पेंशन हुआ है तो सवाल तो वाजिब है ना कि रिपोर्ट तो आपको करना पड़ेगा। देखिए, इन पर आरोप अगर सिद्ध हो जाता है तो ये पाताल में भी होंगे, ये ढूंढ के निकाल लिए जाएंगे। लेकिन पूछताछ के लिए भी तो इनसे अगर इनको आरोपी बनाया गया है तो इनसे पूछताछ भी तो होगी। पूछताछ के लिए इनका वहां मौजूद होना भी तो जरूरी है। पूछताछ
बिल्कुल पूछताछ के लिए इनकी हाजिरी लगेगी, निश्चिंत रहिए हाजिरी लगेगी। जब इसकी पूछताछ आवश्यकता होगी, ये पाताल में भी होगी, जानकारी है लगेगी। कि कहां पर है ये हमारे लोग, सम्राट चौधरी जी की देश में है विदेश में है? क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है उसमें ऋषुश्री तो टेंडर के बदले विदेश भेजने का, पूरे परिवार के साथ विदेश भेजने का खर्च उठाता था। नहीं, अब ये विदेश में जाके छिप नहीं सकते साहब, और पाताल में भी रहे, मैंने कहा पाताल में भी रहे, इन्हें जांच में सहयोग करना पड़ेगा, नहीं तो इनके साथ भी वही सुलूक किया जाएगा जो सरकार एक अपराधी के साथ करती है, एक दुर्दांत अपराधी के साथ करती है। इसके लिए भी वो तैयार रहे। और सम्राट चौधरी जी की सरकार इस बात को भली भांति समझ चुकी है कि भ्रष्टाचार को रोके बिना जो विकास निधि का जो रिसाव है जो उसमें बहता रहता है, उसको रोकना संभव नहीं है। तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगा के रहेंगे, और यह अपने आप इस बात का प्रमाण है। और पारदर्शी तरीके से हमने शासन को चलाया है, डीबीटी के माध्यम से पारदर्शिता आई है, और भ्रष्टाचार वहां भी रुका है डीबीटी जब से एनडीए सरकार ने लागू किया है। तो निश्चिंत रहे, कोई भी अपराधी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, इंजीनियर हो, ठेकेदार हो, कोई कहीं बच नहीं सकता। और विपक्ष का ये सब आरोप कि सीएजी का ये है वो है, साहब वो ठीक कहा हमारे प्रवक्ता, साथी प्रवक्ता ने, कि यूटिलिटी रिपोर्ट आने में, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आने में कभी कभी थोड़ा वक्त लगता है, तो उसे घोटाला नहीं कहते। और ये देश में और दुनिया में हर जगह होता है, उसे घोटाला आप नहीं कह सकते। आप अफवाह भरम फैलाना बंद करिए। और अभी आरजेडी की बहन जो बात कर रही थी कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, एजा जी आपको आरजेडी के प्रवक्ता को यह बात महिलाओं के विषय बोलने का हक बिल्कुल नहीं है। जिनके राज्य में, जिनके जंगलराज के शासनकाल में गौतम शिल्पी कांड होता हो, चंपा विश्वास कांड होता हो, वो आज महिला सुरक्षा की बात किस मुंह से करते हैं? धन्यवाद दीजिए आप एनडीए सरकार को कि आज आप भी महिला सुरक्षा और विकास जैसे मुद्दों पर बात करने को आप बाध्य किए गए हैं। वरना आप लोग तो सिर्फ लूट की बात करते थे, घोटाले की बात करने वाले आप लोग थे। तो आपको अधिकार ये नहीं है, और इसीलिए जनता ने आपको विपक्ष में बिठाया है। तो विपक्ष में बैठने की हैसियत से ही तो वो पूछ रही है, हर तरह से। अगर वो विपक्ष में बैठकर सवाल ही तो पूछेंगी, और वो सवाल पूछ रही है आपसे। उनको हक जनता ने विपक्ष में बिठाकर ये दिया है ना कि वो सवाल पूछें। चेहरा भी देखना चाहिए ना। एजिया जी कुछ कहना चाह रही है। एजिया जी एक बार अपना आईना, वैसे तो असित जी के पास में जा रहा था, एजिया जी कुछ कह रही है। संतोष जी, ये अनफॉर्चुनेट है कि शिल्पी गौतम कांड हुआ, शंपा विश्वास का कांड हुआ, इसकी ये चर्चा करते हैं। और ये अनफॉर्चुनेट है कि उस समय में ये कांड हुआ, नहीं हुआ होता तो बेहतर होता। लेकिन बालिका गृह कांड जो इतने लंबे समय तक हुआ, इतनी सारी बच्चियों को मारा गया, शोषण किया गया, प्रेग्नेंट हुई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं लेंगे? क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं लेंगे जो इतने सालों से चल रहा था? उस पर कार्रवाई आपको नहीं दिखी? दो महिला कार्रवाई नहीं दिखी आपको? मैं अभी भी कहती हूँ अनफॉर्चुनेट ये हुआ, लेकिन बालिका गृह कांड इतना घिनौना, इतना डरावना, इतना भयावह कांड हुआ। अनफॉर्चुनेट हुआ तो उसके लिए आप माफी मांगे। अनफॉर्चुनेट हुआ तो उसके लिए आरजेडी माफी मांगेगी कि सत्ता के संरक्षण में ऐसे अपराध करवाए गए। यहाँ सत्ता के संरक्षण में किसी तरह के अपराध नहीं करवाए जाते। एजिया जी जान लीजिए, सत्ता संरक्षित अपराध यहाँ नहीं होते, संगठित अपराध यहाँ नहीं होते। और महिलाओं के मान सम्मान के लिए नीतीश कुमार जी ने क्या किया है ये पूरी दुनिया को मालूम है, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं। महिलाओं के मान सम्मान के लिए नीतीश कुमार जी ने क्या क्या किया है पूरी दुनिया को मालूम है। महिला सशक्तिकरण की मिसाल इसी बिहार ने पूरे देश में पेश की है नीतीश कुमार जी। शायद हम टॉपिक से थोड़ा सा भटक रहे हैं, मैं असित जी की तरफ जा रहा हूँ। महिला सम्मान असित जी की तरफ जा रहा हूँ। असित जी, महिला सम्मान कमीशन असित जी जो नहीं पेश किया है पूरे देश और दुनिया के सामने, इस पूरे मामले ये भी ध्यान में रखिए बोलने के पहले। नीरज जी प्लीज, असित जी से मेरा सवाल है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अभिलाषा शर्मा है, संजीव हंस है, योगेश कुमार सागर हैं, आनंद किशोर हैं, ये जो भाग गए, सवाल तो वाजिब है ना कि जब ये सस्पेंड किए गए तो ये भाग कैसे गए, और भाग गए तो गए कहां, और जब तक आएंगे नहीं तो फिर जांच में सहयोग कैसे होगा, खुलासा कैसे होगा? संतोष जी, इन्हें पर्याप्त समय दिया गया सबूत मिटाने के लिए। 3 साल का वक्त एक आईएएस अधिकारी के लिए, उतने शक्तिशाली लोग के लिए, उतने शार्प ब्रेन वाले को आप दीजिएगा, वो आराम से कई सारे सबूत मिटा देगा। एक पूरा गिरोह था और सिर्फ आईएएस अधिकारियों का गिरोह था। आप समझ सकते हैं कि सबूत मिटाने के लिए 3 साल का वक्त कितना बड़ा वक्त होता है। उन्हें पर्याप्त समय दिया गया। अब उन्हें भागने के लिए भी पर्याप्त समय दिया गया कि वो आराम से भाग सके। कह तो ललित मोदी का समय भी ये लोग रहे थे कि जहां भी होंगे पकड़ के हम लाएंगे। विजय माल्या को भी ये पकड़ के ला रहे थे। इस देश का अरबों खरबों लूट के जो भाग गए, ये नहीं ला पाए। तो सुन लीजिए सर, बीच में मत बोलिए, यही बुरी आदत है, यही बुरी आदत है। नीरज जी, बाद में बड़ी मौका बुरी दूंगा आदत है ना भाई, बीच में टपकिएगा। अगर आपसे सवाल किया जा रहा है नीरज जी, तो आपको तो मौका दूंगा दोबारा से भी। तो हाँ, तो देश के इतने बड़े लुटेरे ऐशो आराम कर रहे हैं दुनिया भर में।
आईएएस अधिकारियों को आराम से भागने दिया गया। दफ्तर आके खुद सामने ताला लगवा के अधिकारी भाग गया और एसयूवी खोज रही है और वो आदमी दफ्तर में बैठा है। वो जब भाग गया तब कहा जा रहा है कि नहीं हम तो उनको भगोड़ा मानते हैं, वो भाग गए। कमाल का जवाब है। तो इस तरह से जांच चल रही है। बात करप्शन की ओर है। विजय सिन्हा जी मंत्री थे, आपको याद होगा, उन्होंने कई राजस्व कर्मचारियों और सीईओ पर एक्शन लिया था, सस्पेंड किया था। जैसे ही सम्राट चौधरी जी आए उनका सस्पेंशन तोड़ा गया। अब मेरे दो सवाल हैं इसके पीछे। क्या विजय सिन्हा जी की कार्रवाई गलत थी? क्या ये करप्ट कर्मचारी अधिकारी नहीं थे? और अगर विजय सिन्हा जी की कार्रवाई गलत थी तो उन कर्मचारियों और अधिकारियों की जो छवि खराब की गई समाज में, क्या बिहार सरकार कंपनसेट करेगी? और अगर विजय सिन्हा जी की कार्रवाई सही थी तो फिर सम्राट चौधरी ने करप्ट कर्मचारियों और अधिकारियों का सस्पेंशन क्यों तोड़ा? उन भ्रष्ट लोगों को दोबारा फिर अवसर क्यों दिया? ये है बिहार में भ्रष्टाचार का खेल। किशोर जी जल्दी से रिएक्ट कीजिएगा, एक मिनट में। 1 मिनट सर। जी जी देखिए, ये पार्शियल बात कर रहे हैं हमारे तिवारी साहब जो है, ये पार्शियल बात कर रहे हैं, इनके पास फैक्ट और फिगर की कमी है। ये जो भी बात कर रहे हैं कि सस्पेंड नहीं किया था, ये भाग गया, ये यहाँ चला गया, भागा नहीं है। पास क्या आधिकारिक रिपोर्ट है? जदयू में बैठा है। क्या सरकार ने इस बात को मान लिया है? एसयूवी ने माना है कि भगोड़ा है। एसयूवी का क्या वो प्रेस रिलीज आया है क्या, या रिपोर्ट देख रहे हैं आप? न्यूज चैनल के रिपोर्ट देख के आप कोट कर रहे हैं या प्रेस रिलीज आया तो है? कहाँ है वो लोग? नहीं है, जहाँ बुलाया सरकार बताए ना कहाँ है। एसयूवी बुला रही है। एसवी की कैटेगरी में कहां पर है? एसवी को जानकारी कहां पर है? कस्टडी में है या नहीं है? देखिए, एसवीयू तय करेगी कि वो फरार हैं या नहीं। क्या एसवीयू ने आधिकारिक तौर पर एसवीयू को जानकारी नहीं, अभी तक उनसे पूछताछ नहीं हो रही है। रिपोर्ट एसवीयू की ओर से आ रही है कि वो अभी फरार हैं, तो फिर इसको फरार ना कहेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए, सस्पेंशन पीरियड में अधिकारी को अपने हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करना होता है, और मैं समझ रहा हूं कि वो हेडक्वार्टर में रिपोर्ट कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे होंगे तो उनके खिलाफ जो भी प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है, विभागीय कार्रवाई हो सकती है, सरकार जरूर करेगी। लेकिन एक पंचलाइन के आधार पर तय कर लेना कि वो फरार हैं, तो ये तो गलत है ना। सम्मान उनके दफ्तर गया, सुनिए, और दफ्तर में ताला बंद मिला, हेडक्वार्टर में उनकी कोई सूचना नहीं। समन कहाँ है बताइए, किसने रिसीव किया है? रही बात ये कर रहे हैं कि राजस्व विभाग की बात कर रहे हैं, तो राजस्व विभाग हो या कोई और विभाग हो, अपराध लोक सेवक हमारे हैं, वो भी सरकार का हिस्सा है, सिस्टम का हिस्सा है। उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, वो सक्षम प्राधिकार तक गए, उन्होंने केकेलाल जी प्लीज क्लोजिंग स्टेटमेंट, समय कम है मेरे पास। का एक अधिकार है ना। भ्रष्टाचार को लेकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। भ्रष्टाचार होता है, इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो। कोई चीज न छिपाने की चीज है, न उजागर करने की चीज है। जब आप सामने भ्रष्टाचार के रूप में आते हैं, भ्रष्टाचारी के रूप में पता चलता है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर कोई राजनीति नहीं की जानी चाहिए, पक्ष के द्वारा और विपक्ष के द्वारा। राजनीति नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। नीरज जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, 20 सेकंड में अपनी बात रख लीजिएगा। मैं कहना चाह रहा था कि देखिए, एक कहावत भी चलती है कि कलेक्टर होना और अच्छा करेक्टर होना दोनों दो बात है। अधिकारियों को भी अच्छे चरित्र का परिचय देना चाहिए। और इसी तरह तिवारी जो आरोप लगा रहे थे कि ललित मोदी, विजय माल्या, मैं बता दूं कि उनकी सारी संपत्तियों को सरकार ने सीज करके जबरदस्त वसूली की, जितने का उनका कहना था कि आपने दावा किया था कि उनको वापस लाएंगे। ठीक है, वापस लाने की प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन सरकार का जो लेके वो भागे थे उसकी वसूली सरकार भरपाई से ज्यादा कर चुकी है, उनकी प्रॉपर्टीज को, उनकी संपत्तियों को नीलाम करके, बेच करके। इसलिए सरकार इस मामले में बड़ा सजग है, सुक्त है। ठीक, मेरे पास अब समय नहीं है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर एक तरफ सीएम सम्राट ये कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस लगातार जारी रहेगा, और दूसरी तरफ यशस्वी मामले में कई खुलासे हो रहे हैं जिस पर विपक्ष के अपने सवाल हैं।